तो हमने स्टार्ट किया था क्लास 10th ज्योमेट्री में चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसके प्रीवियस वीडियो में हमने स्टार्ट किया था प्रैक्टिस सेट 5.2 से। 5.2 में हम लोगों ने फर्स्ट से लेके 6 क्वेश्चन तक सॉल्व किए थे। हम लोगों ने सेक्शन फार्मूला समझा था, मिड पॉइंट फार्मूला भी समझा था और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करके देखा था। आज के वीडियो में बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन एज ऑलवेज जैसे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले वो क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट पे बेस होता है उसको समझ लेते हैं, फिर हम लोग अपने क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, एक बार हम लोग सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला को भी रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में उन सब फार्मूलाज को भी हम लोग यूज करने वाले हैं। तो जिन्होंने भी अभी तक पहले के क्वेश्चंस के वीडियोस नहीं देखे हैं वो एक बार देख लें, ताकि आप लोगों को सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला समझ में आ जाए, फिर ये वाले क्वेश्चंस आप लोगों को इजी लगेंगे सॉल्व करने में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन फार्मूला में हम लोग ने क्या समझा था कि हमें एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, दोनों के अलग अलग पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब उस लाइन सेगमेंट में एक पॉइंट हम लोग कहीं पे भी ऐसा ले रहे हैं जो क्या कर रहा है, वो लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, अब वो पार्ट कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हमारे लिए वो पार्ट अननोन है, वो किस पार्ट में डिवाइड हो रहा है ये हमें पता नहीं है। क्वेश्चन जैसा दिया रहता है उसमें अलग अलग रेशियो दिए हुए हैं, लेकिन फॉर फॉर्मूला बेसिस के लिए हमें अभी वो पार्ट पता नहीं है कि क्या है वो, तो इसीलिए हम लोग उसको क्या लिखते हैं, m और n। इसको रेशियो में लिखा जाता है m/n। ठीक है, फिर अगर हमें पता करना है कि जो पॉइंट उस लाइन पे बनी हुई है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो हम लोग उसे क्या मान लेते हैं, x और y। तो हमने क्या समझा था कि x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए सिर्फ x वाले टर्म को ही हम लोग देखेंगे, y वाले टर्म को क्या कर लेंगे, टोटली इग्नोर कर देंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना था, x को फाइंड करने के लिए mx2, ये वाला m किसके साथ चला जाता है, इस x2 के पास, और n किसके पास जाता है, फिर x1 के पास। ठीक है, क्रॉसली ये लोग जाते हैं। तो x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए क्या था हमारे पास, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये x कोऑर्डिनेट के लिए। सिमिलरली जब आप y कोऑर्डिनेट फाइंड करते हो उस समय आप सिर्फ y वाले टर्म को ही ध्यान देते हो, x को टोटली इग्नोर करते हो। तो y का क्या फॉर्मूला बना था, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्यों इसको बोला गया है, क्योंकि ये लाइन जो है दो सेक्शन में डिवाइड हो रहा है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, लेकिन वो पार्ट इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है हमारा, इसको अच्छे से दिमाग में रख लेना। फिर उसके बाद हमने देखा था मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब मिड पॉइंट मतलब क्या, कि एक लाइन है और लाइन के बीचों बीच में एक पॉइंट है, उसके एकदम मिडल में एक पॉइंट है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट। ठीक है, तो उस मिड पॉइंट के वजह से क्या हो रहा है, ये जो लाइन है ना दो बराबर बराबर हिस्से में बढ़ जाता है। तो अगर ये 2 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 2, तो 2:2 के रेशियो में बढ़ता है। तो 2/2 करते हैं तो वो क्या हो जाता है, कैंसिल होके 1 हो जाता है। ठीक है, तो ये जो होता है ये हमारा क्या होगा, बराबर। तो ये पॉइंट O एकदम लाइन के मिडल में है, और मिडल में होने की वजह से AB को ये दो बराबर हिस्सों में बांटता है। तो इसमें सेम वही कॉन्सेप्ट लगता है जो सेक्शन फॉर्मूला में लगा था। x वाले टर्म को फाइंड करने के लिए सिर्फ x वाले कोऑर्डिनेट्स को ही हम लोग देखते हैं। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2। ठीक है, और y वाले कोऑर्डिनेट को फाइंड करने के लिए सिर्फ y वाला कोऑर्डिनेट ही आप देखोगे, तो y के वैल्यू क्या होगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, तो ये था हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो इसको भी याद कर लेना अच्छे से। तो हम लोगों ने सेक्शन फॉर्मूला समझ लिया और मिड पॉइंट फॉर्मूला दोनों को हम लोगों ने रिवाइज कर लिया, अच्छे से अपने दिमाग में इस फॉर्मूला को बैठा लेना। तो अभी जो हमारा बाकी का क्वेश्चन रिमेनिंग है उसमें एक कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है, सेंट्रॉइड फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि सेंट्रॉइड का मतलब क्या होता है। ठीक है, वैसे इसको समझने का जरूरत तो नहीं है, लेकिन अगर आप लोग समझ लोगे तो बेटर रहेगा। तो यहाँ पे ना सेंट्रॉइड को समझने से पहले हम लोग एक टर्म को समझते हैं कि मीडियन क्या होता है। ठीक है, ये वर्ड बहुत आप लोगों ने सुना होगा ज्योमेट्री में। मीडियन क्या होता है, जब भी एक लाइन सेगमेंट, ये हमारा एक लाइन है BC, BC के ऑपोजिट में जो भी वर्टेक्स है
उससे हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है, मीडियन कहलाता है। किसके लिए, तो सेगमेंट बीसी का मीडियन होता है। ठीक है, तो अगर मैं ड्रॉ करूं, मान लो वर्टेक्स ए से मैं उसके ऑपोजिट के लाइन बीसी पर एक लाइन ड्रॉ करती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। किसका, तो सेगमेंट बीसी का मीडियन क्या हो जाएगा, एडी। सिमिलरली मैं इस वाले ये वाला लाइन देखते हैं, ए बी है, ए बी के ऑपोजिट में कौन सा वर्टेक्स है, तो ये वाला। तो इससे एक लाइन मैं इस वाले सेगमेंट पे ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बी ए बी के लिए जो मीडियन बन रहा है वो कौन सा बनेगा, मान लो इसको नाम दे देते हैं ई। तो सी ई क्या है, मीडियन है सेगमेंट ए बी के लिए। सिमिलरली अगर AC हमारा लाइन सेगमेंट है, AC के ऑपोजिट में कौन सा वर्टेक्स है, B। वर्टेक्स का मतलब होता है ये वाला एंगल। ठीक है, ये पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं, और ये हमारा क्या हो जाता है, लाइन। साइड बोल सकते हो या लाइन बोल सकते हो। ठीक है, फिलहाल के लिए लाइन समझ लो। तो साइड BC, साइड AC या लाइन AC पे जो पॉइंट A या वर्टेक्स A से हम लाइन बनाएंगे, जैसे इस तरह से, इसका नाम दे देते हैं F। ठीक है, तो BF जो है वो मीडियन है, किसके लिए, तो साइड AC के लिए। तो इसको एक बार समझते हैं। देखो, साइड BC का मीडियन कौन सा है, AD। साइड AB का मीडियन कौन सा है, CE। और साइड AC का मीडियन कौन सा है, B और F। ठीक है, अब ये सारे तो मीडियन हो गए, लेकिन जहां पे ये लोग मिलते हैं, ये तीनों मीडियन जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड। ठीक है, तो तीनों मीडियन जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं ये क्या कहलाता है, सेंट्रॉइड। ये पूरे ट्राइंगल का क्या होता है, ये सेंटर बनता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड को हमेशा हम लोग कैपिटल G से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कैपिटल G का मतलब क्या होता है, सेंट्रॉइड। तो समझ में आया, ये हमारा ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स है, कोने हैं, ये ट्राइंगल के 3 साइड्स हैं। एक साइड को लेते हुए उसके ऑपोजिट साइड से जब हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, उस साइड का मीडियन हो जाता है। तो तीनों वर्टेक्स से जब हम लोग मीडियन ड्रॉ करते हैं, और जहां पे भी वो मीडियन का पॉइंट इंटरसेक्ट करता है, जहां पे तीनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड को हमेशा कैपिटल G से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो ये सेंट्रॉइड समझा होगा क्या है। अब इसका फॉर्मूला कैसा बनता है वो, तो सेंट्रॉइड का मतलब समझ लिया। अब इसका फॉर्मूला किस तरह से बनेगा, ये देखो, मान लो ये वर्टेक्स A है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1, वर्टेक्स B के कोऑर्डिनेट्स x2 y2, वर्टेक्स C के कोऑर्डिनेट्स x3 और y3। ठीक है, और ये जो हमारा सेंट्रॉइड है उसका हम लोग वर्टेक्स क्या मानेंगे, x and y। तो जैसे हम लोगों ने सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला में किया था ना, इसमें भी वही वाला काम करना है आपको। क्या, तो x कोऑर्डिनेट को फाइंड करने के लिए सिर्फ x वाले टर्म को ही आप ध्यान दोगे। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो देखो, x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए, एक सेकेंड, ठीक है, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3। अब टोटल यहाँ पे लाइन सेगमेंट्स कितने हैं, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला में देखो, ये जो पॉइंट था ये लाइन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था, 2। ठीक है, 2 बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहा था, इसीलिए हम लोग क्या लिख रहे थे, 2। यहाँ पे टोटल कितने सेगमेंट्स हैं, तो 1 2 एंड 3, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, अपॉन 3। ये x के लिए हो गया। अब y के लिए भी सेम वही काम करेंगे हम लोग। क्या, तो y के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने के लिए सिर्फ y कोऑर्डिनेट्स पर ही फोकस करोगे, x को टोटली इग्नोर कर दो। तो y की वैल्यू कैसे फाइंड, ये आएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन टोटल कितने सेगमेंट्स है, 3, तो इसीलिए अपॉन 3। ठीक है, ठीक है,
तो सेंट्रॉइड क्या होता है ये हम लोग ने समझ लिया। सेंट्रॉइड फॉर्मूला कैसे हम लोग डिराइव करेंगे ये भी हम लोग ने देख लिया। डिराइव मतलब ये फॉर्मूला किस तरह से आया ये भी हम लोग ने समझ लिया, ठीक है। तो x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए सिर्फ x कोऑर्डिनेट्स पर फोकस करना है, y पे नहीं। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए y पर ही देखेंगे। यहाँ पे 3 सेगमेंट्स है इसीलिए क्या लिखा है हम लोग ने अपॉन 3। मिड पॉइंट में क्या हो रहा था, दो बराबर के सेगमेंट में डिवाइड हो रहा था, इसीलिए हम लोग क्या लिख रहे थे 2। यहाँ पे हमें मालूम नहीं पड़ रहा था कि कितने सेगमेंट में डिवाइड हो रहा है, मतलब ये हमें पता है 2 सेगमेंट में डिवाइड हो रहा है, लेकिन वो रेशियो में डिवाइड हो रहा था, इसीलिए ये हमारा फॉर्मूला बना था। तो तीनों फॉर्मूला को अच्छे से अपने दिमाग में रख लो, क्योंकि बाकी के जो भी अभी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग इन तीनों फॉर्मूलाज को यूज करके ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इजी है, ज़्यादा कुछ टेंशन वाली बात नहीं है या ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, फॉर्मूला बहुत इजी है, सिंपल है। तो अब क्या करते हैं, सेंट्रॉइड फॉर्मूला के ऊपर कुछ क्वेश्चंस बेस्ड हैं, पहले उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 से देखते हैं। यहाँ क्या बोला है, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर गिवन बिलो। ठीक है, तो हम लोगों ने जस्ट देखा कि सेंट्रॉइड होता क्या है, ये ट्राइंगल, और ये क्या होते हैं, ये ट्राइंगल के वर्टाइसेस होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, और ट्राइंगल के बीच में जहाँ पे तीनों मीडियंस मिलते हैं ये हमारा क्या कहलाता है, सेंट्रॉइड, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल जी से। तो हमें क्या फाइंड करना है, सेंट्रॉइड, और जी के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्या बोला है, सेंट्रॉइड फाइंड करना है और दिया हुआ क्या है, वर्टाइसेस। तो अगर मैं इसको एक ट्राइंगल पे बताऊं तो मान लो ये हमारा ट्राइंगल है, राइट, ये वर्टाइसेस लिख लेते हैं ए बी और सी। तो ए की वैल्यू या ए के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं, -7 और 6। बी के वर्टाइसेस क्या दिए हुए हैं, 2 and -2, और सी के वर्टाइस क्या दिए हुए हैं, पॉइंट्स क्या दिए हुए हैं, वर्टाइस नहीं, ठीक है, पॉइंट्स दिए हुए हैं 8 और 5। ठीक है, फाइंड क्या करना है हमें, तो हमें फाइंड करना है यहाँ पे जो पॉइंट है, मतलब सेंट्रॉइड जी की वैल्यू जो क्या होती है, एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं, और इन कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज हमको फाइंड करनी है। ए वर्टेक्स ए का कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअली में हम लोग मानते कैसे हैं, x1 y1, ये क्या हो जाएगा, x2 and y2, और ये x3 and y3। तो सेंट्रॉइड को देखा था हम लोगों ने, सेंट्रॉइड को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, x के लिए सिर्फ x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करोगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 लाइन है इसीलिए अपॉन 3। सिमिलरली y के लिए हम लोग क्या करते हैं, जितने भी y कोऑर्डिनेट्स है सिर्फ उनको ऐड करते हैं और अपॉन 3। ठीक है, तो इसको फेयर में समझते हैं डायरेक्ट। तो देखो 7 का फर्स्ट, लेट a के कोऑर्डिनेट्स भी x1 y1 और उसकी वैल्यूज को लिखना है, और b के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 और उसके कोऑर्डिनेट्स लिखोगे, c के कोऑर्डिनेट्स x3 y3 और उसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग लिखेंगे। ठीक है, एंड g के कोऑर्डिनेट्स क्या मान लेंगे, x कॉमा y, बी द कोऑर्डिनेट ऑफ अ सेंट्रॉइड। ठीक है, तो बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं वो भी मेंशन करना जरूरी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए, सेंट्रॉइड के x कोऑर्डिनेट को फाइंड करने के लिए सिर्फ x वाले टर्म, जितने भी वर्टेक्स में x टर्म है, x कोऑर्डिनेट है, उनको ऐड करोगे। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। x1 की वैल्यू है -7, x2 की वैल्यू है 2 और x3 की वैल्यू है 8 अपॉन 3 करेंगे। तो देखो 8 और 7 को जब माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, 1, और यहाँ पे 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3, और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 1। फिर यहाँ पे y कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए जितने भी वर्टेक्स में y के कोऑर्डिनेट्स है उनको ऐड करना है। तो y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 सारे वैल्यूज पुट करेंगे। y1 की वैल्यू है 6, y2 की वैल्यू है -2, यहाँ पे पहले प्लस आ जाता है फॉर्मूला में, इसलिए ब्रैकेट में पहले डाल दो, या फिर डायरेक्ट भी आप -2 कर सकते हो अगर साइन को अच्छे से आप मल्टीप्लाई करना जानते हो तो।
और फिर y3 की वैल्यू इज 5 अपॉन 3 करेंगे। फिर यहाँ पे देखो 6 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस 5। अब 6 में से 2 गया, कितना बचा 4 और ये 5, तो 4 + 5 क्या होता है हमारा 9, और 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 × 1 = 3, 3 × 9, तो y की वैल्यू क्या मिल गई हमको 3। तो लास्ट में लिखेंगे द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड आर 1 and 3। तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, x और y। तो x और y की वैल्यू फाइंड करना था, जो हम लोग ने फाइंड कर लिया। ठीक है, तो इसको देख लो कैसे करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 में ही एक और हमें दिया हुआ है क्वेश्चन। फर्स्ट हमने देख लिया, सेकंड देखते हैं। यहाँ पे भी सेम वही क्वेश्चन है, सेंट्रॉइड आपको फाइंड करना है, ट्राइंगल के वर्टाइसेस दिए, मतलब a की वैल्यू, b की वैल्यू एंड c की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि a b c ही लो, आप l m n भी मान सकते हो। ठीक है, मैंने a b c लिया हुआ है। तो ये हमारा ट्राइंगल है, इसकी वैल्यू हमको दी हुई है 3 और -5। ठीक है, इसकी वैल्यू दी है 4, 3 और ये वाले टर्म की वैल्यू दी है 11 और -4। फाइंड क्या करना है आपको, सेंट्रॉइड की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। सेंट्रॉइड क्या होता है, x, y। तो फाइंड करेंगे x, y की वैल्यू, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट वाला किया सेम इसको भी वैसे ही करेंगे। तो देखते हैं इसको। तो देखो सेवेंथ का सेकेंड क्वेश्चन, लेट a के कोऑर्डिनेट्स भी x1 y1 और जो वैल्यू है वो लिख लेंगे जो हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। b के कोऑर्डिनेट्स इज x2 y2 और जो कोऑर्डिनेट दिए हैं वो लिखेंगे। c के कोऑर्डिनेट इज x3 y3 और जो कोऑर्डिनेट्स है वो लिख लेंगे। इसको मेंशन करने के बाद ना आप चाहो तो x1 = 3, x2 = 4 ऐसे लिख सकते हो एक लाइन में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि कौन किसकी वैल्यू है। मैंने नहीं लिखा है, बट आप लोग चाहो तो एक स्टेप और बढ़ा के लिख सकते हो। ठीक, एंड जी बी x, y कोऑर्डिनेट ऑफ अ सेंट्रॉइड। ठीक है, तो बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला यूज करेंगे, ये लिखना जरूरी है कौन सा फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो। ठीक है, फिर अगेन x की वैल्यू फाइंड करने के लिए सारे x कोऑर्डिनेट्स को हम लोग ऐड करेंगे, अपॉन 3 करेंगे। तो x1 की वैल्यू इज 3, x2 की वैल्यू 4, x3 की वैल्यू 11। तीनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 3 + 4 कितना होता है, 7 + 11, 7 + 11 कितना होता है 18, अपॉन 3 करेंगे। तो 3 × 1 = 3, 6 = क्या होता है 18। तो x की वैल्यू हमको क्या मिल गई 6। फिर यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड करने के लिए सारे y कोऑर्डिनेट्स को हम लोग को ऐड करना है। तो y1 की वैल्यू है -5, y2 की वैल्यू इज 3 और y3 की वैल्यू है -4। ठीक है, तो -5 और +3 दोनों को माइनस करोगे तो कितना मिलेगा -2, और ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 4, तो -2 - 4 कितना होता है -6। ठीक है, तो फिर 3 × 1 = 3, 2 = 6 और माइनस का साइन भी ऐड होगा, तो y की वैल्यू हमको क्या मिल गई -2। तो लास्ट में लिखोगे कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड आर 6, -2। ठीक है, तो इसको भी देख लो। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस कर लिया। तीसरा वाला क्वेश्चन भी आप लोग ऐसे ही करोगे। यहाँ पे भी सेंट्रॉइड दिखा हुआ है, वर्टेक्स हम लोग को दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है, फाइंड द सेंट्रॉइड। ठीक है, तो यहाँ पे भी x1 की वैल्यू है 4, x2 की वैल्यू है 8, x3 की वैल्यू है 7। तो सबको क्या करोगे, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 + 8 + 7 करेंगे एंड अपॉन क्या करेंगे 3। तो 8 + 4 कितना होता है 12, और 12 और 7 कितना होता है, तो 19 होता है, अपॉन 3 करेंगे। ये डिवाइड होगा नहीं, तो x की वैल्यू हमको क्या मिल गई 19/3। सिमिलरली y की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करोगे, तो 7 + 4 + 11। ठीक है, तो अपॉन 3, तो 7 + 4 कितना होता है 11, और 11 + 11 कितना होता है 22, 22/3 करेंगे। ये डिवाइड होगा नहीं आगे, तो इसको एज इट इज रखेंगे, तो y की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 22/3। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो आप लोग अपने मन से ट्राई कर लेना एक बार,
ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि सेंट्रोइड फॉर्मूला को किस तरह से यूज करना है। बाकी दो मैंने करवा दिया है, थर्ड क्वेश्चन आपके लिए। ठीक, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या दिया है। इन ट्राइंगल एबीसी, यहाँ ट्राइंगल का नाम दिया है जी, जो क्या होता है सेंट्रोइड। हमने देखा था कि सेंट्रोइड को किससे डिनोट करते हैं, जी से। तो जी की वैल्यू यहाँ पे हमको दी हुई है क्या, -4 -7 इज अ सेंट्रोइड। इफ ए की वैल्यू भी दी हुई है, बी की वैल्यू भी दी हुई है, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। ठीक है, तो मान लो कि ये हमारा ट्राइंगल है, ये हमारा ए, ये है बी और ये है सी, और जी की वैल्यू भी हमको दी हुई है, ये क्या है हमारा जी। ठीक है, तो हमें ए की वैल्यू क्या दी हुई है, -14/19 -19, और बी की वैल्यूज कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं 3,5। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या करने हैं, हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, और जी के कोऑर्डिनेट्स भी हमें दिए हुए हैं क्या, -4 और -7। तो यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है, सेंट्रोइड फॉर्मूला यूज करोगे। x की वैल्यू को x1 + x2 + x3/3 करेंगे। ठीक है, तो x1 y1 इसमें होते हैं, x2 y2 इसमें होते हैं, और x3 y3 c के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, और g के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x एंड y। तो सेम फॉर्मूला आप लोग वैसे ही यूज करोगे, और क्या करना है, सी के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने हैं। तो इसको एक बार देखते हैं फिर में। तो देखो, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी x1 y1, और जो वैल्यूज दिए हुए कोऑर्डिनेट्स के वैल्यूज दिए वो लिखेंगे। बी के कोऑर्डिनेट्स भी x2 y2, और जो कोऑर्डिनेट्स के वैल्यूज दिए हैं वो हम लोग लिख लेंगे। जी के कोऑर्डिनेट्स x एंड y होते हैं, और वो भी हम लोग क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। नाउ C के कोऑर्डिनेट्स x3 y3, B कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C। ठीक है, तो x3, y3 बी द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C। तो बाय सेंट्रोइड फॉर्मूला ये लिखना मस्ट है, जरूरी होता है। बाकी फॉर्मूला सब कुछ हम लोग सेम ही करेंगे। तो x की वैल्यू हमको दी हुई है, सेंट्रोइड की वैल्यूज दी हुई है क्या, तो -4। x1 की वैल्यू दी हुई है -14, x2 की वैल्यू दी हुई है 3, x3 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो जैसा है उसको वैसा लिख देंगे। ठीक है, ये 3 क्या हो जाएगा, इसके पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ डिवाइड है ना, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 4 × 3 कितना होता है, 12, और माइनस का साइन भी आएगा। फिर -14 + 3 + x3, अब ये 3 इधर चला गया, इसीलिए अपॉन 3 लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या करोगे, x3 की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो x3 देखो पॉजिटिव में ही है, तो इसको यहाँ पे मत लेकर आना, क्योंकि नेगेटिव हो जाएगा, फिर वापस से इधर उधर करना पड़ेगा। तो पॉजिटिव है तो इसको इधर ही रख दो। इतने ये जो भी नंबर है सारे -12 के पास लेकर आ जाओ। तो -14 यहाँ पे आएगा तो +14 हो जाएगा, और +3 जब =2 के दूसरे साइड आ जाएगा तो -3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो -12 + 14 कितना होता है, ये हो जाएगा 2, और -3, तो 2 - 3 कितना होता है, -1। तो आया ना यहाँ पे -1, तो x3 की वैल्यू हमको क्या मिल गई, -1। फिर y की वैल्यू y3 की वैल्यू फाइंड करने के लिए फिर से वही फॉर्मूला यूज करोगे। y के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं क्या, तो -7। y1 की कोऑर्डिनेट्स -19, y3 के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 5, और y3 हमको फाइंड करना है। अपॉन 3 करेंगे, फिर से ये 3 यहाँ पे चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 3 = 21, और माइनस का साइन, -19 + 5 और y3 को इधर रखते हुए इन दोनों नंबर्स को क्या करेंगे, यहाँ पर लेकर आ जाएंगे। ठीक है, तो 21 और 19, 21 में से 19 गया, कितना बचा, 2, और माइनस का साइन है ना, बिगर नंबर, तो -2, और -2 ये हो जाएगा -2, और +5 कितना हो जाता है, -7। तो y3 की वैल्यू हमको क्या मिल गई, -7। ठीक है, तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C आर -1 एंड -7। तो C के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, x3 एंड y3, और इन्हीं की वैल्यूज हमको फाइंड करने थे। इनके वैल्यूज हम लोग को मिल गए, तो जब वैल्यूज मिल जाते हैं तो लास्ट में द कोऑर्डिनेट ऑफ C आर -1 एंड -7। ठीक है,
तो इसको देख लो कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग क्या फाइंड कर रहे थे, सेंट्रॉइड फाइंड कर रहे थे। इसमें हम लोग को सेंट्रॉइड की वैल्यूज दी हुई है। एक वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ नहीं था, तो उस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हमने फाइंड किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या डिफरेंस है ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या बोला है, ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं एंड सी के कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं। आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, जो ट्राइंगल होते हैं इनके पॉइंट्स को, कोने को क्या कहा जाता है, इन एंगल्स को वर्टाइसेस। ठीक है, हुज सेंट्रॉइड इज जी। तो ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड है, मिडल पॉइंट है, वो क्या है, जी। और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं, 1 एंड 5। फाइंड एच एंड के की वैल्यू। तो यहाँ पे एच है और यहाँ पे के है, तो उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे भी सेंट्रॉइड फॉर्मूला यूज करेंगे। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू दी हुई है, x1 y1 की कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, x2 y2 के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और x3 y3 के भी कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब इसको किस तरह से करेंगे देखते हैं। तो देखो, लेट ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 क्या है, hn -6। बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 क्या है, 2 and 3। सी के कोऑर्डिनेट्स x3 y3 क्या दिया हुआ है, -6 and k। जी के कोऑर्डिनेट्स x, y क्या है, 1 and 5। यहाँ पे कितने अननोन नंबर्स है, h और k, ये हमें पता नहीं है, ये हमें फाइंड करना है। h किसका वैल्यू है, x1 का, और k किसकी वैल्यू है, y3 की। ठीक है, तो सेंट्रॉइड फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे है हमारा x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। x की वैल्यू हमें दी हुई है 1, x1 की वैल्यू दी हुई है h, x2 की वैल्यू है 2 और x3 की वैल्यू है -6 अपॉन 3 करेंगे। ठीक, फिर ये 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, h प्लस 2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, तो डायरेक्ट लिख दो -6। अब हमें फाइंड क्या करनी है, h की वैल्यू। तो ये सारे नंबर्स को उठा के क्या कर देंगे, 3 के पास लेकर आ जाएंगे। तो +2 यहाँ पे आएगा तो -2 और +6 यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -6, 3 के पास आके हो जाएगा +6 इज इक्वल्स टू h। तो देखो 3 में से 2 गया, कितना बचा, 1, और 1 + 6 कितना होता है, 7। तो h की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 7। फिर उसी तरह k की वैल्यू फाइंड करना है, तो y के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे। तो y की वैल्यू दी हुई है हमको 5, y1 की वैल्यू दी हुई है -6, y2 की वैल्यू दी हुई है 3 एंड y3 की वैल्यू दी हुई है k अपॉन 3। ये 3 5 के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 3 = 15 और -6 + 3 + k। उसके बाद k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सारे नंबर्स को 15 के पास लेकर आएंगे। तो -6 15 के पास आके हो जाएगा +6 और +3 यहाँ पे आके हो जाएगा -3। ठीक है, फिर उसके बाद 15 + 6 कितना होता है, ये हो जाएगा 21। 21 में से 3 को माइनस करो, तो 21 में से 3 माइनस हुआ तो कितना बचेगा हमारा, 18। तो k की वैल्यू क्या मिल गई, 18। ठीक है, फिर लास्ट में ये लिख सकते हो डायरेक्ट, वैल्यू ऑफ h इज 7 एंड k इज 18। समझ में आ गया। तो देख लो इसको किस तरह से करेंगे। तो सेंट्रॉइड फॉर्मूला को किस तरह से यूज करना है ये अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो सेक्टर फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला और सेंट्रॉइड फॉर्मूला, इन तीनों फॉर्मूला से रिलेटेड हम लोग ने सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देख लिए क्वेश्चन नंबर 9 तक। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट ए बी। तो यहाँ पे हमें क्या बोला है कि
पॉइंट जो है वो क्या कर रहा है, ट्राई सेक्शन कर रहा है। अब यहाँ पे ट्राई सेक्शन का मतलब पहले समझ लो। ट्राई का मतलब क्या होता है, 3, और सेक्शन का मतलब हमने समझा था ये होता है पार्ट। ठीक है, तो ट्राई सेक्शन का मतलब 3 पार्ट्स। अब ये दोनों वर्ड्स एक साथ में दिया है ना, इसका मतलब हो जाएगा 3 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट ए बी। अब किसी भी लाइन को 3 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे, मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए उस लाइन पे हमें कितने पॉइंट्स की ज़रूरत है, तो 2 पॉइंट्स की। जब इस तरह से 2 पॉइंट्स हम लोग डालेंगे तभी जाके ये पूरा लाइन कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा, 3 पार्ट्स में। तो 1, 2 एंड 3। जैसे अगर मैं ये लाइन बता दूं, देखो ये मेरे पास एक लाइन है ए एंड बी, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए मैंने नाम लिया ए एंड बी। ये पूरा लाइन सेगमेंट ए बी को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, और 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी हमें, तो 2 पॉइंट्स की, एक पॉइंट P और एक पॉइंट Q। यहाँ पे आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम ले सकते हो, मैंने P और Q दिया है, आप लोग को चाहिए तो आप कुछ और नाम भी ले सकते हो। तो ये पॉइंट P और Q क्या कर रहा है, ये पूरे लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो एक ये पार्ट हो गया, एक पार्ट ये हो गया, और एक पार्ट ये हो गया। अब इसको हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स के क्या करने हैं, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, सेंट्रॉइड फार्मूला जो भी हम लोगों ने पढ़ा था सब यूज़ करेंगे। तो सेंट्रॉइड फार्मूला पता है, जब ट्राइंगल दिया रहेगा तो ही हम यूज़ कर सकते हैं, लाइन में तो यूज़ करेंगे नहीं। तो लाइन दिया है, लाइन सेगमेंट है, तो कितने फार्मूलाज हमारे पास हैं, एक है मिड पॉइंट फार्मूला और एक है सेक्शन फार्मूला। तो दोनों फार्मूलाज को यूज़ करके अपने क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 इसी तरह के क्वेश्चंस है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं कि कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने इन दोनों पॉइंट्स के, जिसने क्या किया, लाइन ए बी को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज़ समझो, फिलहाल के लिए हम लोग देखते हैं कि किस फॉर्मूला को यूज़ करें। अगर मैं सेक्शन फॉर्मूला ले रही हूँ तो यहाँ पे देखो एक पार्ट हमारा बन रहा है ए पी, ठीक है, और दूसरा पार्ट मैं ले लेती हूँ ए बी। क्यू को फिलहाल के लिए इग्नोर करो, ऐसा मान लो कि ये है ही नहीं। तो ए पी, तो ये हमारा कितना पार्ट हो गया, एक, और P से लेके B तक ये हमारे कितने पार्ट्स हो गए, देखो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से इस पॉइंट तक 2 पार्ट्स बन रहे हैं ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि पॉइंट P क्या कर रहा है, लाइन सेगमेंट AB को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर दे रहा है। ऐसा हम लोग बोल सकते हैं ना कि पॉइंट P, Q को मत देखो, पॉइंट P क्या कर रहा है, लाइन सेगमेंट AB को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर दे रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 1, और ये टोटल पूरा क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, तो पहले मुझे P के वैल्यूज मतलब P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो x1 के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो 1 किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ। फिलहाल के लिए ये वाले पॉइंट्स को बीच में मत देखो, ठीक है। तो 1 किसके साथ चला जाएगा, ये x वाले टर्म के साथ, तो ये हो जाएगा 1 इंटू -4 प्लस ये 2 किसके साथ चला जाएगा, इस 2 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2। सेक्शन फॉर्मूला याद है ना, हम लोग ने किया था, और फिर m प्लस n, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 2। तो 1 इंटू -4 कितना होता है, -4 प्लस 2 2 ज़ा 4 अपॉन में क्या हो जाएगा 3। अब -4 और +4 दोनों मिलके क्या हो जाएगा 0, तो 0/3 मिलेगा। तो 0 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे तो x1 की वैल्यू क्या मिल गई हमको, 0। ठीक है, इसी तरह से मुझे फाइंड करना है y1 की वैल्यू। तो सेम सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला 1 किसके साथ जाएगा, y के साथ। तो ये कैसे लिखेंगे, 1 इंटू -8 प्लस, और ये 2 किसके साथ जाएगा, इस y के साथ जो क्या है 7। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 7 अपॉन में 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1 इंटू -8 कितना होता है, -8 प्लस 7 2 ज़ा 14,
और 1 + 2 ये हो जाएगा 3। अब तो 14 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा 6/3। तो y1 की वैल्यू हमको कितनी मिलेगी, 3 × 1 = 3, 2 × 6, तो ये मिल गया 2। ठीक है, तो x1 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू हमको मिल गई 2। मतलब p के कोऑर्डिनेट्स हमें मिले क्या, तो 0, 2। अब हमें फाइंड करने हैं q के कोऑर्डिनेट्स। तो q के कोऑर्डिनेट्स के लिए भी अगर आप चाहो तो सेक्शन फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, बट बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो इसके लिए थोड़ा सा दिमाग क्या लगाना है, तो यहाँ पे देखो लाइन सेगमेंट P से लेके B तक अगर हम देखें तो हमें पता है कि पॉइंट Q के वजह से ये लाइन और ये लाइन क्या है, इक्वल है। ट्राइसेक्शन में हम लोगों ने देखा था कि AB को ये दोनों पॉइंट्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो ये लाइन और ये लाइन भी क्या हो जाएगा, इक्वल। तो P और B के बीच में कौन सा पॉइंट आ रहा है, Q। तो यहाँ पे हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो मिड पॉइंट के लिए हम लोग ने क्या देखा था, तो देखो यहाँ पे मैं बता देती हूँ। तो x2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए किन x वाले टर्म्स को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो x2 बराबर 0 + -4/2। तो ये क्या हो जाएगा, 0 - 4/2, ये हो जाएगा -4/2। 2 × 1 = 2, 2 ज़ा तो माइनस आएगा। तो x2 की वैल्यू हमको क्या मिल गई, -2। फिर y2 के लिए क्या करेंगे, y वाले टर्म्स को ऐड करेंगे। तो y टर्म यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है -8। तो इनको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 + -8/2। तो ये कितना हो जाएगा, 2 - 8/2। 2 में से 8 गया, ये होता है 6, -6/2। तो 2 × 1 = 2, 3 ज़ा। तो y2 की वैल्यू हमको क्या मिल गई, ये हमें मिली -3 और x2 की वैल्यू मिल गई -2। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, तो x2 की वैल्यू -2 और y2 की वैल्यू -3। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा किस तरह से हमें सॉल्व करने हैं। बस आपको सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, एक बार अगर फॉर्मूला आ गया तो यूज़ करना भी इजी हो जाएगा, आप लोग इजीली यूज़ कर सकते हो। तो अगर ऐसे रफली समझ में आ गया तो एक बार फेयर में देखते हैं कि किस तरह से लिखेंगे। फेयर में हो सकता है थोड़ा सा अलग लगे आपको, बट मैं समझाती हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने ये लाइन आपको बना के दिखाया है कैसे होगा। ए से लेके बी तक 2 पॉइंट्स है जो क्या कर रहे हैं, लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो सपोज पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या मान लेते हैं, x1 y1 और क्यू के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x2 y2। ट्राइसेक्ट सेगमेंट ए बी, क्या कर रहे हैं, सेगमेंट ए बी को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ए पी इज इक्वल्स टू पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू बी। ठीक है, इक्वल्स टू एक्स नहीं भी लिखोगे चलेगा, बस ये दिखा देना है कि ये क्या है, इक्वल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। और ट्राइसेक्ट का मतलब 2 पॉइंट्स क्या करते हैं, एक लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो 3 इक्वल पार्ट्स का मतलब ये तीनों क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्या देखेंगे, ए और बी के पॉइंट्स को देखते हुए हम देखेंगे कि पॉइंट पी कितने पार्ट्स में ए बी को डिवाइड कर रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं ए पी अपॉन पी बी। तो ए पी अपॉन पी बी, तो ए पी तो एक ही पार्ट में डिवाइड हो रहा है, पी बी कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, 2। कैसे, तो पी क्यू प्लस क्यू बी को मिला के क्या बन रहा है, पी बी बन रहा है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है पी क्यू प्लस क्यू बी, दोनों को मिला के क्या बना है, पी बी बना है। क्यों, क्योंकि ये लोग एक स्ट्रेट लाइन पर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए पी पी क्यू बराबर हमने देखा क्या है, ए पी भी है, तो यहाँ पे पी क्यू की जगह पे ए पी लिख सकते हो। और क्यू भी किसके बराबर है, ए पी के बराबर है। तो यहाँ पे भी हमने लिख दिया। तो यहाँ पे देखो ए पी वो हो गया ए पी,
AP प्लस AP कितना हो जाएगा 2AP, और AP से AP कैंसिल हो गया, ये क्या बचेगा 1/2। तो ये हमारा होता है रेशियो। ये रेशियो को फाइंड करने के लिए कि कितने रेशियो में डिवाइड हो रहा है, मतलब पॉइंट P AB को कितने रेशियो में, किन रेशियो में क्या बोल रहे हैं डिवाइड कर रहा है, ये हमें पता करने के लिए ये सारा स्टेप्स आपको करना है। तो आप कर सकते हो, वैसे करोगे तो बेटर है, मार्क्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो पॉइंट P डिवाइड सेगमेंट AB इन रेशियो ऑफ 1:2 दैट इज इक्वल्स टू M:N। तो ये पता है ना कि ये होता है M और ये टोटल क्या हो जाएगा N। तो M का वैल्यू है 1 और ये 2, ठीक है। तो वो 1:2 कैसे रेशियो में आया वो सब दिखाने के लिए ये पूरा स्टेप करना ज़रूरी है, क्योंकि रफली हम लोग ने देखा, हम लोग तो डायरेक्ट समझ गए कि 3 पार्ट्स में डिवाइड है, तो एक पार्ट को 1 मान लिया, तो दो बाकी के दोनों पार्ट्स को ऐड करके हमने 2 कंसिडर किया था, ठीक है। उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करके x1 की वैल्यू हमने फाइंड की, तो क्या मिला था 0, और y1 की वैल्यू हमने क्या फाइंड की 2, ठीक है। तो ये क्या मिला, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P x1 y1 इज इक्वल्स टू 0,2। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, पॉइंट Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB। हमने देखा था ना कि जो लाइन सेगमेंट है P और Q, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन आपस में क्या है इक्वल है, तो Q क्या हो गया उनका मिड पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो x2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए x वाले टर्म्स को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करके अपॉन 2 करेंगे, तो 0 प्लस माइनस माइनस ये हो गया 4, तो ये -4/2, तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा माइनस का साइन आएगा, तो x2 की वैल्यू हमको मिली -2। सिमिलरली y2 की वैल्यू को भी हमने फाइंड करके देखा, तो हमें क्या मिला था -3। फिर लास्ट में लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ Q R -2 एंड -3, और फिर लास्ट में जो पूरा पूछा है हमसे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ सेगमेंट ABR, P के कोऑर्डिनेट्स एंड Q के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन लगा होगा, बट एक बार अगर समझ जाओगे ना तो इजीली समझ सकते हो कि रेशियो किस तरह से हम लोग करेंगे। तो एक बार मैं फिर भी बता देती हूँ कि AB को दोनों पॉइंट्स ने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये पार्ट और ये पार्ट क्या हो गया आपस में इक्वल। तो इक्वल मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि AP इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू QB। तो ये मैंने लिख दिया, इक्वल्स टू x नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। उसके बाद मुझे रेशियो फाइंड करना है ना, कि अब मैं डायरेक्ट ये तो समझ गई कि ये 1:2 के रेशियो में है, लेकिन ये कैसे आया ये भी मुझे फाइंड करना है। तो पहले किस तरह से 1:2 के रेशियो में बना, AP अपॉन PB करेंगे, तो AP अपॉन PB। अब ये PB किससे मिलके बना है, तो PQ प्लस QB को मिला के क्या बना है, टोटल PB बना है, ठीक है। तो ये हम लोग ने इधर लिखा था, और ये भी आपको मेंशन करना है कि क्यों, क्योंकि तीनों एक ही लाइन में है। अब यहाँ पे हमने क्या किया ना, ऊपर वाला टर्म एक ही है, सिंगल है, तो उसको एज इट इज़ रखा। PB PQ और QB की जगह पे हम लोग AP लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारे क्या हैं आपस में इक्वल हैं। तो PQ की जगह पे मैंने AP लिख दिया, और QB की जगह पे भी मैंने AP लिख दिया। क्यों, क्योंकि तीनों क्या हैं आपस में इक्वल है। तो AP और इन दोनों को ऐड किया तो क्या मिल गया 2AP। तो AP से AP कैंसिल, और क्या मिल गया हमें 1:2, और ये किसकी वैल्यू है, M:N की वैल्यू, दैट इज AP अपॉन PB इसकी वैल्यू है। तब जाके हमें पता चला कि ये 1:2 के रेशियो में डिवाइड हुआ, ठीक है। तो देख लो इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, इफ A के कोऑर्डिनेट्स B के कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड सेगमेंट AB इन 4 इक्वल पार्ट्स।
पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा, ट्राइसेक्शन है मतलब 3 इक्वल पार्ट्स, इसमें क्या दिया हुआ है 4 इक्वल पार्ट्स। तो हमने समझा था कि किसी भी लाइन को अगर 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो कितने पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है, 2, ठीक है। और अब यहाँ पे दिया है 4 इक्वल पार्ट्स, तो अब की लाइन सेगमेंट ए बी को 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमें कितने पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी, तो जितना पार्ट्स बोला है उससे एक कम, मतलब ये हो गया हमारा ए बी। अब मुझे इसे डिवाइड करना है तो 1 2 3, तो ये हो जाएगा 4 पार्ट्स। तो 4 पार्ट्स को डिवाइड करने के लिए 3 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। वैसे ही 5 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए कितने पॉइंट्स की ज़रूरत होगी, 4 पॉइंट्स की ज़रूरत होगी। तो ये हमेशा याद रखना, जितना पार्ट बोला है उससे एक कम पॉइंट की ज़रूरत हमें होगी। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होगी, 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए 3 पॉइंट्स की ज़रूरत होगी हमें, और 5 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए तो 4 पॉइंट्स की ज़रूरत हमें पड़ेगी, ठीक है। तो 4 इक्वल पार्ट्स में लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया है, तो देखते हैं बना के कैसे बनेगा। मान लो ये लाइन सेगमेंट है ए एंड बी। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं, -14 एंड -10। बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 6 और -2। अब 3 इक्वल पार्ट्स में, I mean 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो इसको मान लो कि L, यहाँ पे मान लेते हैं M और इसको मान लेते हैं N। तो ये क्या है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो सारे लाइन सारे पार्ट्स क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल। तो LAL इज इक्वल्स टू LM, LM इज इक्वल्स टू LN MN एंड MN इज इक्वल्स टू NV। ये हम लोग बोल सकते हैं सारे पार्ट्स आपस में इक्वल हैं, ठीक है। अब क्या करना है आपको, सारे जो कोऑर्डिनेट्स है, पॉइंट्स है, इनके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने हैं। पॉइंट L के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, पॉइंट M के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे और पॉइंट N के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे भी हमारे जो फॉर्मूला से सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो देखेंगे किन फॉर्मूलाज को यूज़ करेंगे इसमें हम लोग। तो पहले समझते हैं, ठीक है, कि कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं। देखो, अगर आपको L पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना हुआ तो सिर्फ L को मानते हुए हम लोग क्या करेंगे, AL का पार्ट 1 हो गया और L से लेके B तक कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये 3 पार्ट्स में। तो हम लोग बोल सकते हैं कि AB को पॉइंट L किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो 1:3 के रेशियो में, ठीक है। और फिर यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो। एक ये स्टेप भी हो गया, लेकिन उससे भी इजी, कम मतलब कम मेहनत लगे, आसानी से आंसर निकले, ऐसा स्टेप भी यूज़ कर लेना चाहिए। देखो, हमें पता है कि ये जो लाइन है 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है और चारों पार्ट्स क्या हैं, इक्वल है, चारों की वैल्यू इक्वल है। अगर हम यहाँ पे गौर करें तो लाइन AB पे ये जो पॉइंट M है, ये इसका क्या बन रहा है, मिड पॉइंट बन रहा है कि नहीं, क्योंकि ये बीच में आ रहा है और यहाँ पे 2 पार्ट्स हैं और यहाँ पे भी 2 पार्ट्स है। देखो, ये 2 पार्ट है और ये 2 पार्ट है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो सेगमेंट AB है उसको पॉइंट M क्या कर रहा है, 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। तो ये दोनों पार्ट्स को मिला के एक पार्ट बन रहा है AL प्लस LM, दोनों को मिला के हम लोग बोल सकते हैं AM, और यहाँ पे MN प्लस NB, दोनों को ऐड करके बोल सकते हैं MB। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि पॉइंट M क्या है, मिड पॉइंट है, किसका, सेगमेंट AB का। तो ये समझ में आया क्या हुआ, कि यहाँ पे सेगमेंट AB दिया हुआ है, पॉइंट M क्या कर रहा है, सेगमेंट AB को 2 बराबर हिस्से में तोड़ रहा है, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये। तो AL प्लस LM क्या बनता है, AM बनता है, और MN प्लस NB क्या बनता है, MB बनता है। तो दोनों का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, M। तो यहाँ पे A के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, B के कोऑर्डिनेट्स भी हमें पता है, तो M के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं हम लोग इजीली। कैसे, तो देखो,
m के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, x वाले टर्म, m का क्या कोऑर्डिनेट हो सकता है, x और y होगा ना। तो पहले x कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, x वाले टर्म को ऐड करेंगे, मतलब माइनस है ना, तो -14 + 6 अपॉन में क्या करेंगे 2, मिड पॉइंट में अपॉन 2 करते हैं ना, तो ये दोनों को किया तो कितना हो जाएगा -8/2, तो ये हो जाएगा -4। तो m का एक कोऑर्डिनेट, x वाला कोऑर्डिनेट हमें क्या मिल गया -4। उसी तरह x कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, -10 प्लस और -2/4 तो ये हो जाएगा -10 प्लस माइनस -2/2, तो -10 और -2 क्या होता है -12/2, तो 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा और माइनस का साइन आएगा, तो कितना मिला m का कोऑर्डिनेट -6। तो देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके हम लोगों को m की वैल्यू तो मिल गई। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं m की वैल्यू, मतलब m के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास, ठीक है। अब या तो आप n फाइंड करो या l फाइंड करो, दोनों में से कुछ भी फाइंड कर सकते हो। तो अभी ना पहले l को देखते हैं। तो a से लेके m को तक देखो, a से लेके m सेगमेंट तक देखो, तो पॉइंट l क्या हम लोग बोल सकते हैं कि सेगमेंट am का l मिड पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे एक पार्ट है और यहाँ पे एक पार्ट है और दोनों पार्ट्स क्या है आपस में इक्वल है। तो बोल सकते हैं कि लाइन L ने पॉइंट L ने क्या किया है, लाइन AM को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पे L भी क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया, किसका, सेगमेंट AM का। तो M के भी कोऑर्डिनेट्स आपको पता है और A के भी कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, और जिस तरह से M के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड किए सेम वैसे ही करेंगे। 14 प्लस -4 मतलब -14 प्लस -4/2 करेंगे, ठीक है। तो -14 प्लस माइनस क्या होता है -4/2, 14 + 4 कितना होता है 18, ये होता है -18/2, तो 2 1 ज़ा 2 9 ज़ा, लेकिन माइनस का साइन। तो L का एक कोऑर्डिनेट हमको क्या मिल गया -9। फिर उसी तरह y के कोऑर्डिनेट्स, तो इसको और इसको ऐड करेंगे, तो -10 प्लस -6 अपॉन क्या करेंगे 2, -10 और -6 क्या हो जाएगा -16/2, तो 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा, तो क्या मिला हमको -8। समझ में आ रहा है ना कैसे हम लोग कर रहे हैं, मिड पॉइंट फार्मूला को यूज़ करके x वाले टर्म को x के साथ मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करना है, y वाले टर्म को y के साथ ही ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, तो फिर हमें x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट मिल जा रहे हैं। सिमिलरली n के वैल्यू को भी फाइंड करने के लिए देखो m और b ये हमारा लाइन सेगमेंट है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो कौन डिवाइड कर रहा है, पॉइंट n डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे भी हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करके इसके वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो x टर्म फाइंड करने के लिए, x कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, और y कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए y के कोऑर्डिनेट्स, y के टर्म्स को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। तो ईजी है ना, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है ये। तो इसको डायरेक्ट मैं फेयर में बताती हूँ, अगर ये इतना समझ में आ गया और रफ वाला फेज की किस तरह से बताया है मैंने, तो फेयर में देखते हैं। तो देखो पहले यहाँ पे देखते हैं, ये पूरा लाइन मैंने बनाया, ठीक है। 3 पॉइंट्स इस पे हैं जो क्या कर रहा है, सेगमेंट AB को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो ये जो छोटे छोटे मैंने साइन बनाए इसका मतलब है इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो पॉइंट्स लिखे मैंने, ये -14 है, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो ये -14 -10 है, यहाँ पे 6 और -2। तो लेट LMN डिवाइड सेगमेंट AB इन 4 इक्वल पार्ट्स, ये लिखेंगे। फिर उसके बाद AL इज इक्वल्स टू LM इज इक्वल्स टू MN इज इक्वल्स टू NB, ये भी लिख लेना ताकि आपको पता चले कि ये इक्वल है सारे, ठीक है। नाउ पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB, पॉइंट M क्या है, सेगमेंट AB का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M, x कोऑर्डिनेट को फाइंड करने के लिए x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करेंगे। तो ये x कोऑर्डिनेट हमने ऐड किया था, तो हमको क्या मिला था -4,
और y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट m, y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला था -6। तो लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ m आर -4 एंड -6। ये जस्ट हमने रफ में देखा किस तरह से हमने किया। तो ये हो गया m का। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, नाउ पॉइंट L इज अ मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AM। तो हमने देखा कि AM था और L क्या था, उसका मिड पॉइंट था। ठीक है, तो यहाँ पे भी मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L, तो x वाले टर्म्स को ऐड करके 2 से डिवाइड किया तो कितना आया -9, ये -9 है। ठीक है, एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L क्या आया हमारा -8। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L हमको क्या मिल गया था -9 एंड -8। ये जस्ट हमने रफ में भी देखा, यहाँ पे देखो किस तरह से आया -9 एंड -8 और m का आया -6 एंड -4 -6। तो अब n का देखते हैं। देखो नाउ n इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट MB। तो देखो यहाँ पे n क्या है, सेगमेंट MB का मिड पॉइंट है और इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं ना। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ n, तो -4 + 6, तो यहाँ पे -4 एंड 6 इनको ऐड करेंगे और क्या किया 2 से डिवाइड किया। तो -4 + 6 कितना होता है 2/2, 2 से 2 गया तो कितना बचा 1। y कोऑर्डिनेट ऑफ n, तो -6 और प्लस -2, तो -6 प्लस और -2, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा -6 - 2/2। ठीक है, तो वही इधर हुआ है -2 -6 - 2/2। -6 और -2 कितना होता है -8/2, तो 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा और माइनस का साइन साथ में आएगा। तो n के कोऑर्डिनेट्स हमको क्या मिल गए 1 और -4। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना 1 एंड -4। देखो सारे कोऑर्डिनेट्स हम लोग ने मिड पॉइंट फॉर्मूला से ही फाइंड कर लिया। तो कोऑर्डिनेट ऑफ n क्या मिला हमें 1 एंड -4। तो आंसर क्या लिखेंगे, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डिवाइडिंग सेगमेंट AB इन 4 इक्वल पॉइंट्स आर पार्ट्स आर L के कोऑर्डिनेट, M के कोऑर्डिनेट और N के कोऑर्डिनेट सारे एक साथ लिख लेंगे जो क्वेश्चन में हमसे पूछा था। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया हो, बहुत ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, तो जिसको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है ना, तो एक बार पीछे की वीडियोस को देख लो कि किस तरह से सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, ये सब हम लोगों ने उसके बेस पे क्वेश्चंस किए हैं। तो एक बार अगर आप लोग वो वीडियो देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये फार्मूला किस तरह से यूज़ हो रहा है। तो एक दो बार अगर प्रैक्टिस हो जाएगा ना वो फार्मूला को यूज़ करने का, क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, तो आप लोग ईजिली लाइन सेगमेंट के क्वेश्चंस इस तरह से हल कर सकते हो। ठीक है, तो अगर ये समझ में आ गया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पे दिया है A के कोऑर्डिनेट्स, B के कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स विच डिवाइड सेगमेंट AB इन 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट। ठीक है, तो हमारा सेगमेंट क्या है AB है और इस सेगमेंट को जो पॉइंट्स है वो क्या कर रहे हैं 5 इक्वल पार्ट्स में, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है इक्वल। ठीक है, तो 5 कॉन्ग्रुएंट या 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो किसी भी लाइन सेगमेंट को 5 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए कितने पॉइंट्स की ज़रूरत होगी, तो 4, 1 2 3 एंड 4। तो ये हमारा लाइन सेगमेंट है AB और ये चारों पार्ट्स पांचों पार्ट्स क्या हैं, तो इक्वल है। जितना लेंथ इसका होगा उतना ही इसका, उतना ही इसका और उतना ही इसका और इसका भी। ठीक है, तो अगर मैं इसको एक डायग्राम के तौर पे बताऊं तो ये है हमारा लाइन सेगमेंट। ठीक है, क्या है A और A के पॉइंट्स क्या है 20 एंड 10। ये है पॉइंट B और इसके पॉइंट्स क्या दिए हुए हैं 0 एंड 20। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ है, ये लाइन सेगमेंट AB को 5 पार्ट्स में डिवाइड हुए और पांचों पार्ट्स कैसे हैं कॉन्ग्रुएंट है, मतलब इक्वल है। तो 5 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए 4 पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो इसको हम लोग कुछ नाम दे देते हैं C D E एंड F।
माना कि इक्वल नहीं लग रहा है, बट अभी फ़िलहाल के लिए मान लो कि ये इक्वल ही है, ठीक है। डायग्राम सही से बना नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पांचों पार्ट्स क्या हैं, आपस में इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं क्या कि AC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू DE, DE इज इक्वल्स टू EF एंड EF इज इक्वल्स टू FB, क्योंकि सारे क्या हैं, आपस में इक्वल है। अब हमें फाइंड करने हैं पॉइंट C, पॉइंट D, पॉइंट E और पॉइंट F के कोऑर्डिनेट्स। अब यहाँ पे भी हम लोग कौन से फॉर्मूलाज को यूज़ करेंगे, सेक्शन फार्मूला या मिड पॉइंट फार्मूला। तो अब पहले समझते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे ना कि 4 पॉइंट्स हैं, यहाँ पे मिड पॉइंट हम लोग ले नहीं सकते, क्योंकि अगर आप D को समझोगे कि मिड पॉइंट है तो यहाँ पे 2 पार्ट्स हो जा रहा है, यहाँ पे 3 पार्ट्स हो जा रहा है, तो ये तो कॉन्ग्रुएंट हो नहीं रहा है, आई मीन मिड पॉइंट हो नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि पहले पॉइंट C को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले पॉइंट C पे ध्यान दो। तो अगर इसको हम लोग एक पार्ट माने तो बाकी के C से लेके B तक ये कितने पार्ट्स बन रहे हैं, तो देखो 1 2 3 एंड 4। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सेगमेंट AB को पॉइंट C किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो 1:4 के रेशियो में, ऐसे बोल सकते हैं ना। अभी जस्ट हमने 10th क्वेश्चन किया था इसी बेसिस पे। तो पॉइंट C क्या कर रहा है, सेगमेंट AB को 1:4 के रेशियो में डिवाइड कर दे रहा है। तो CB को हम लोग लिख सकते हैं कैसे, तो CB इज इक्वल्स टू व्हाट, CD प्लस DE प्लस EF प्लस FB। अब ये चारों को मिला के क्या बन रहा है, एक CB बन रहा है। और हमें पता है कि ये जो चारों हैं ये क्या है, आपस में इक्वल है। तो CD इज इक्वल्स टू AC, तो इसकी जगह पे मैं लिख सकती हूँ AC। DE इज ऑल्सो इक्वल्स टू AC, तो इसकी जगह पे भी मैं AC लिख सकती हूँ। प्लस EF को भी AC लिख सकते हैं, प्लस FB को भी क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि सब आपस में इक्वल है। तो जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4AC, और ये किसकी वैल्यू होती है, CB की। तो हम लोग किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, AC अपॉन CB में कर रहे हैं ना। तो ये हो जाएगा AC और CB की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 4AC। तो इससे ये कटा तो ऊपर क्या बचेगा, 1 और नीचे क्या बचेगा, 4। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि C क्या कर रहा है, AC को 1 और C से लेके B तक कितना हो रहा है, 4 के रेशियो में। अब यहाँ पे हम लोग सेक्शन फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे शायद मैंने सेक्टर बोला है, वो सेक्टर नहीं है, सेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो देखो ये पॉइंट्स और इस पॉइंट को देखो, तो 1 डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 0 से, प्लस 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 20 से। तो 1 इंटू 0 कितना होता है, 0, और प्लस 4 इंटू 20 कितना हो जाता है, ये होता है 4 2 ज़ा 8 और 0 अपॉन क्या होता है, 1 प्लस 4, नीचे में हम लोग करते हैं ना m प्लस n, तो अपॉन में क्या हो जाएगा, 5। तो ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, बचा कितना, 3, तो 5 6 ज़ा, तो 16 5 ज़ा कितना होता है, 80 होता है ना, ठीक है। तो कौन सा फाइंड कर रहे थे हम लोग, ये। तो C का एक वैल्यू हमको कितना मिल गया, 16। अब y वाले टर्म को किस तरह से फाइंड करेंगे, तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 से, तो कितना देगा, 1 इंटू 20 20, प्लस 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, तो 10 से, तो 4 10 ज़ा 40, अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में 4 प्लस 1, तो क्या होता है 5। अगेन क्या आएगा, 40 प्लस 20, ये हो जाएगा 60 अपॉन 5, और दोनों को डिवाइड करो तो 12 ज़ा, तो ये कितना मिल गया, 12। तो ये समझ में आया, C के कोऑर्डिनेट्स हमको क्या मिल गए, 16 एंड 12। अब एक बार C के कोऑर्डिनेट्स मिल गए ना, तो यहाँ पे अब बार बार आपको सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं क्यों नहीं पड़ेगी, तो अब देखो
यहाँ पे वैसे बहुत खिचड़ी हो गया है, देख के भी क्या करोगे, मैं मिटाती हूँ, थोड़ा रुक जाओ। ठीक है, मैंने मिटा दिया। अब सी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए ना। अब एक चीज़ ध्यान दो, इसको मिटा दो, फिलहाल के लिए इसको ध्यान मत दो। अगर हम लोग पॉइंट सी से लेके पॉइंट बी तक का देखें, मतलब सेगमेंट बी सी या सी बी को देखें, तो यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं, या एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। तो ये दो पार्ट्स को कौन सा पॉइंट डिवाइड कर रहा है, तो ई। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सी से लेके बी तक पॉइंट ई क्या है, उनका मिड पॉइंट है। कैसे, तो देखो यहाँ पे भी दो पार्ट्स हैं ना, और यहाँ पे भी दो पार्ट्स हैं, दो इक्वल पार्ट्स हैं। दोनों पार्ट्स को मिला के एक पार्ट बनाओ और इसको एक पार्ट, मतलब C प्लस डी एंड D प्लस ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, CE। सिमिलरली E प्लस F प्लस F प्लस B दोनों क्या हो जाएगा, EB। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सेगमेंट CB का E क्या है, मिड पॉइंट है। तो इस तरह से मिड पॉइंट फॉर्मूला को यूज़ करके E की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो जब हम लोग फाइंड करेंगे ना, तो मैं डायरेक्टली बताती हूँ। तो E का हमको मिलेगा 8 एंड 16। ठीक है, जब 16 प्लस 0 करोगे और 2 से डिवाइड करते हैं, हम लोग करते हैं ना x1 प्लस x2 अपॉन 2 मिड पॉइंट में, तो 16 प्लस 0 करोगे और 2 से डिवाइड करोगे, तो 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 16। तो ये x के कोऑर्डिनेट हुए। y के कोऑर्डिनेट के लिए 12 प्लस 20 कितना होता है, 32 अपॉन 2। तो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 6 ज़ा 12, तो 16 मिल गया। अब सिमिलरली अब देखो E का एक बार कोऑर्डिनेट मिल गया ना, तो आप हर जगह पे मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। जैसे C और E ले लेंगे तो D उसका क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। E से लेके B का सेगमेंट ले लेंगे तो F उसका क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। ऐसे करते हुए हमको C का भी, D का भी, E का, F का सारा हम लोगों को मिल जाएगा। तो बस स्टार्टिंग में C के लिए हम लोग ने क्या किया, सेक्शन फार्मूला यूज़ किया, और बाकी D, E, F की वैल्यू के लिए हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं फेयर में अच्छे से बता देती हूँ। तो फेयर में देख लेते हैं एक बार कैसे करेंगे। ये हमारा लाइन सेगमेंट है, इस पे 4 पॉइंट्स है, जिसने क्या किया, सेगमेंट ए बी को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और ये पॉइंट ए और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं। सपोज पॉइंट सी डी ई एंड एफ डिवाइड सेगमेंट ए बी इन 5 इक्वल पार्ट्स। कॉन्ग्रुएंट भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है, क्वेश्चन में कॉन्ग्रुएंट लिखा है तो। Therefore, AC is equals to CB is equals to DE is equals to EF is equals to FB। सारे क्या हो जाएंगे, आपस में पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में भी बोला है कि 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। तो नाउ AC अपॉन क्या करेंगे, CB। ठीक है, और CB को मैंने बताया हम लोग लिख सकते हैं CD प्लस DE प्लस EF प्लस FB। और ये सारे पार्ट्स किसके बराबर हैं, AC के बराबर हैं, मतलब सारे आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं। तो इन सब की जगह पे हम लोग AC भी लिख सकते हैं, और ये चारों ऐड होके क्या हो गया, 4AC। तो AC से AC कैंसिल हो गया, तो हमें कौन सा रेशियो मिला, 1:4, जो हमने ऐसे भी देख लिया था। ये अगर एक बन रहा है, पार्ट एक बन रहा है, तो इन सबको मिला के, इन सारे पॉइंट्स को मिला के कितने पार्ट्स बन रहे हैं, 4। तो ये हमने एक अंदाज़ा लगा के देखा, और यहाँ पे स्टेप वाइज हमने पता किया कि 1:4 रेशियो कैसे आया। ठीक है, तो पॉइंट C डिवाइड सेगमेंट AB इन रेशियो क्या, 1:4 इक्वल्स टू M:n। ठीक है, ये n है। तो नाउ बाय सेक्शन फॉर्मूला, ये लिखना ज़रूरी है कौन सा फॉर्मूला आप यूज़ कर रहे हो। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ C के x कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो देखो m इंटू एक्स किया हमने, प्लस n इंटू वाई अपॉन m प्लस n हुआ है। ठीक है, तो m का वैल्यू क्या है 1 और x का वैल्यू क्या था 0। a कोऑर्डिनेट में हम लोग ने देखा, तो हमें c के x कोऑर्डिनेट क्या मिले, तो 16। फिर सिमिलरली c का y कोऑर्डिनेट हमें क्या मिला, तो 12। तो लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ c आर 16 एंड 12। तो यहाँ पे मैंने वो फॉर्मूला नहीं लिखा mx प्लस nx अपॉन m प्लस n, ये मैंने डायरेक्ट किया। तो अभी तक आप लोगों को प्रैक्टिस हो गया होगा, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, और अगर आपको चाहिए तो लिख सकते हो कि m x1 मान लो, अगर इसको x1 y1 मान लिया, इसको x2 y2 मान लिया, तो इस तरह यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, या डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो देखो
पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स एक बार अगर मिल गए आपको तो क्या मिला हमको 16 एंड 12। तो इसकी बेसिस पे हमने क्या कर लिया, बाकी के सारे कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर लिया। तो ई के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड किया हम लोग ने कैसे, तो सेगमेंट सी बी को पॉइंट ई क्या कर रहा है, तो वो उसका मिड पॉइंट है जो सी बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो हमने बोला कि पॉइंट ई इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट सी बी। तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या, तो x के कोऑर्डिनेट ऑफ e, तो क्या करेंगे c के x टर्म और b के x टर्म को ऐड करके 2 से डिवाइड किया, तो e के x कोऑर्डिनेट हमें क्या मिले 8। सिमिलरली e का y कोऑर्डिनेट हमें क्या मिला, तो 16। तो कोऑर्डिनेट ऑफ e आर 8 एंड 16। फिर सिमिलरली अगर d को देखो, e आपको मिल गया, c भी आपको पता है, तो d को हम लोग बोल सकते हैं क्या कि सेगमेंट CE का क्या है, ये मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करके d के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड किए x वाला, तो क्या आया 12। सिमिलरली d के y कोऑर्डिनेट्स हमें क्या मिले, तो 14। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ d 14 एंड 12। तो ये किस तरह से हुआ अभी तक समझ में आ गया होगा। x कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए x कोऑर्डिनेट्स को ही हम लोग ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करेंगे, और y कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए y के कोऑर्डिनेट्स को ऐड करेंगे, दोनों पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और लास्ट में बचा है हमारा f। तो f भी देखो, e और b का मिड पॉइंट कौन है, f। तो यहाँ पे भी हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो पॉइंट f इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट EB। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ f, तो e और b के x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड किया, तो कितना मिला 4। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट ऑफ f क्या है, तो e और b के दोनों के y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 से डिवाइड किया, तो कितना मिल गया हमको 18। तो कोऑर्डिनेट ऑफ f आर 4 एंड 18। लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स डिवाइडिंग सेगमेंट AB इन 5 इक्वल पार्ट्स आर, C का लिखेंगे, D का, E का और F का। ये लास्ट में लिख देना, एक जगह पे सारे पॉइंट्स को एक साथ लिख लेना। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला ये यूज़ करेंगे लाइन सेगमेंट को, और लाइन सेगमेंट में और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक दो बार खुद से भी रिवाइज कर लेना। एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस अगर नोटबुक में टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं तो उनको सॉल्व करना। फिर प्रॉब्लम सेट में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस रिलेटेड दिए होंगे तो उनको सॉल्व करना, और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको एक बार देख लो अच्छे से कैसे किया हुआ है। तो इसके साथ हम लोग ने प्रैक्टिस सेट 5.2 के सारे क्वेश्चंस 12 क्वेश्चंस दिए थे, सारे क्वेश्चंस हम लोग ने सॉल्व कर लिए। तो 1 से लेके 6 तक सेक्शन फार्मूला एंड मिड पॉइंट फार्मूला पे बेस्ड था। 7 से लेके 9 तक तो क्या था वो सेंट्रॉइड फार्मूला पे बेस्ड था, और उसके बाद 10, 11, 12 सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला दोनों को यूज़ करके हमने इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व किया। ठीक, तो सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, सेंट्रॉइड फार्मूला सबको एक बार आप फिर से प्रैक्टिस करना, खुद से प्रैक्टिस करना, खुद से सॉल्व करना, ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।